सोचिए, अगर पहली बार खाने बैठे हों और चावल के साथ साथ चम्मच भी निगल जाएं, पागलपन लगेगा ना। लेकिन इसी के साथ जागी वो ताकत जो उसे इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन और एक लीजेंड बना देगी। क्या इस बार टोंग अपनी ताकत को वक्त रहते पहचान पाएगा? क्या वो बन पाएगा इतिहास का सबसे खतरनाक स्टील एम्परर टू स्टोरी की? जब टोंगी की आंखें फिर से खुली, वह उसी वक्त लौट चुका था जब वह पहली बार मिलिट्री ज्वाइन करने आया था। इस दुनिया में जिस किसी की भी एबिलिटी जागती है, उसे मिलिट्री में सर्व करना ही पड़ता है। उस वक्त टोंग की यूनिट को सजा मिल रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 9 बुलेट शेल गायब थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि वो सारे शेल्स टोंग पहले ही खा चुका था। उसकी एबिलिटी उस वक्त एफ क्लास मानी जाती थी और वो मुश्किल से 300 ग्राम मेटल कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे वो मेटल पचाता, उसकी ताकत बढ़ती जाती। जैसे उस दिन लंच के वक्त जब सबको भूख लगी थी, कैंटीन के सारे चम्मच गायब हो चुके थे और टोंग एक चम्मच को देख रहा था जैसे वह कोई मिठाई हो। अगले ही पल उसने उसे निगल लिया। मेटल ऑब्जॉर्प्शन डाइजेशन में 12 मिनट बाकी। ऑब्जॉर्ब्ड मेटल से कंट्रोल कैपेसिटी 1.25 ग्राम बढ़ेगी। वो निराश होकर सोच रहा था, इस स्पीड से तो मेरे पिछले लेवल तक पहुंचने में जिंदगी बीत जाएगी। उसकी नजर दूर वॉच टावर पर गई। क्या यही एक रास्ता है? 3 दिन बाद टोंग एक चाकू को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख चुका था। उसी रात उसकी पहरेदारी की बारी थी। वह धीरे धीरे अपने साथी पार्क जमाऊ के पास गया और पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? पार्क थोड़ा चौंका, लेकिन बोला, हाँ करता हूं, मुझे मेटल मूवमेंट का एहसास हुआ है। मैं चेक करने जा रहा हूं। तुम यहीं रहो और हेडक्वार्टर को मत बताना। उधर यूनिट के कैंप के पास एक पोर्टल खुला और उसमें से कई गोबिन्स बाहर गिरने लगे। तभी एक चाकू हवा में लहराता हुआ सीधा एक गोबलिन के सीने में जा धंसा। हमलावर था टोंगई, जो मौके की तलाश में था। 3 दिन और रात की वेटिंग बेकार नहीं गई। गोबलिन उठकर पीले थूक की उल्टी करता है और टोंगई की ओर दौड़ता है। लेवल 1 हूं, पर चीजें 2 बार करना मुझे पसंद नहीं। टोंगी ने चाकू को कंट्रोल कर सीधा गोबलिन की गर्दन काट दी। उसके शरीर से एक चमकता हुआ मैजिक स्टील निकला। टोंगी ने बिना वक्त गवाए उसे मुंह में डाल लिया। यू अब्जॉर्ब्ड अदर वर्ल्डली मैजिक स्टील पावर इंक्रीज डिटेक्टेड। बाकी गोबलिन्स यह देखकर सन्नत थे और टोंगी शिकारी की तरह मुस्कुरा रहा था। अगर इसे खा गया तो मेरा रास्ता और आसान हो जाएगा। अगले ही पल टोंगी सीधे गोबलिन्स के बीच कूद पड़ा। उसका चाकू पूरी सटीकता से गोबलिन्स की नसें काट रहा था, लेकिन वह उन्हें मार नहीं रहा था। वह चाहता था कि उनकी चीखें गोबलिन चीफ को बाहर लाएं। तभी एक गोबिन ने मौका देखकर उस पर हमला किया, लेकिन टोंगी ने जमीन पर पड़ी एक बड़ी तलवार को कंट्रोल कर एक झटके में उसके हाथ से हथियार गिरा दिया, फिर उसका सिर काट दिया। मैं पहले भी पीठ में छुरा खा चुका हूं। अब जो मुझे धोखा देगा उसे मैं चबा जाऊंगा। यह खौफनाक शब्द सुनकर गोबलिन्स कांपने लगे, लेकिन टोंग जानता था कि असली खतरा गोबलिन चीफ अभी भी कहीं छुपा बैठा है और उसे बाहर लाने के लिए टोंग ने जानबूझकर एक कमजोरी दिखाई। जैसे ही उसने जमीन से मैजिक स्टील उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, नीचे की जमीन फट गई और 10-10 मीटर लंबे मेटल स्पाइक्स ऊपर निकल आए। कई गोबलिन्स वहीं मारे गए। गोबलिन चीफ को लगा टोंगी मर चुका, लेकिन अगले ही पल धूल के गुबार से एक तलवार निकली और उसकी ओर बढ़ी। चीफ ने अपने स्टाफ से उसे ब्लॉक कर लिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक छलावा था। असल में टोंगई का चाकू चुपचाप उसके शरीर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह 1 मिलीमीटर स्किन में घुसा, चीफ ने उसे पकड़ लिया। इतना चालाक इंसान, इस बार मैं गलती नहीं कर सकता। उसी वक्त पार्क जून माओंगी को ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। चीफ ने तुरंत हुक्म दिया। सारे गोबलिन पार्क की ओर दौड़ पड़े। पार्क की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पैरों में जान ही नहीं रही। इमरजेंसी में टोंगी के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक के बाद एक गोलियां चलाई और पार्क जून माओ की जान बचा ली। फिर टोंगी ने अपनी ग्रेट स्वर्ड को कंट्रोल किया और एक जोरदार जानलेवा वार किया, लेकिन गोबलिन ने जल्दी से अपनी तलवार घुमाई और उसका वॉर डिफ्लेक्ट कर दिया। तभी टोंगी ने घुटने से उस पर वार किया और सीधे उसके मुंह में गोलियां ठूंस दी। जैसे ही टोंगी पीछे मुड़ा, सारे गोबलिन गायब हो चुके थे। टोंगी कहता है, उम्मीद से ज्यादा चालाक निकला। यह गोलियों की आवाज हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी। सभी पोस्ट्स सिचुएशन रिपोर्ट करो,
टोंगी ने तुरंत रेडियो पर जवाब दिया। एनकैंपमेंट के पास पोर्टल खुला था। मॉन्स्टर टाइप गोबलिन हल्की झड़प के बाद सब गायब हो गए। रेडियो से तुरंत ऑन ऑर्डर आया। ऑल पोस्ट डिफेंडर स्टेशन, आई रिपीट, ऑल पोस्ट डिफेंडर स्टेशन। टोंगी को पता था वॉल्करी अब आने वाली है, और अगर वह आई तो वह पोर्टल बंद कर देगी, और साथ ही वह सारे स्पॉइल्स भी ले जाएगी। एडमेमेंटियम, वही लेजेंडरी इक्विपमेंट जिसने उसे पिछली जिंदगी में स्टील एम्पायर बना दिया था। अगर अब नहीं खा पाया तो फिर 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तभी आउटपोस्ट 6 से मदद की कॉल आई। बड़ी संख्या में गोबलिन्स ने घेर लिया है। रिक्वेस्टिंग बैकअप। टोंगी समझ गया यही है मौका। यह आउटपोस्ट 5 है, हम सपोर्ट करेंगे। आउटपोस्ट 6 को एफ क्लास, अपनी जान मत गवाओ, फकरी के आने तक वेट करो। लेकिन टोंगी ने अनदेखा कर दिया। उसे एडमेंटियम चाहिए था, हर कीमत पर, सज्जा हो या मौत। आउटपोस्ट 6 अभी भी टिका हुआ था, लेकिन तभी गोबलिन चीफ्टेन ने दर्जनों पत्थर उठाकर चौकी पर बरसाना शुरू कर दिया। बमबारी के बाद चौकी पूरी दरारों से भर गई थी। अंदर बैठे 2 सोल्जर उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी रेडियो से टोंगी की आवाज आई। आउटपोस्ट चा, मैं आ रहा हूं आर्चर, तीर लोड करो और अपनी फ्लेम एबिलिटी यूज करो। बाहर घना अंधेरा था, आर्चर को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी दूर कहीं एक हल्की रोशनी चमकी। आर्चर, उसी डायरेक्शन में एम करो, ट्रिगर मैं कंट्रोल करूंगा। टोंगी एक गोबलिन के पीछे भागा था और आर्चर की एरो उसी मूविंग लाइट को फॉलो कर रही थी। टोंगी ने मेटल ट्रिगर दबाया। एक जलता हुआ तीर सीधे गोबलिन के सीने में जा धंसा। टोंगी यह सब जादू बचाने के लिए कर रहा था, ताकि चीफन से लड़ सके। लेकिन छुपे हुए गोबिन चीफन ने उसे देख लिया और तुरंत एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ उड़ाया। टोंगी झाड़ी में बैक फ्लिप करके छिप गया और आर्चर को फिर से तीर लोड करने का इशारा किया। टोंगी के कंट्रोल में उन्होंने और भी कई गोबलिन को एक एक करके निपटा दिया। उधर पार्क जून माओ दबे पांव चीफिन को ढूंढने निकला था, लेकिन एक गोबलिन ने देख लिया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और माओ का सिर काटने ही वाला था कि एक चाकू हवा में सीधा आकर गोबलिन के गले में ढस गया। टोंगी तुरंत पीछे से आया, ट्रिगर दबाया और एक और फ्लेमरो गोबलिन को ढेर कर गया। जैसे जैसे मैजिक खर्च हो रहा था, गोबलिन की तादाद घटती जा रही थी। अब टोंगी की मैजिक सिर्फ 12% बची थी। टोंगी कहता है, क्या वह अपने सिपाही कुर्बान कर रहा है? बस मेरा मैजिक खत्म करने के लिए। तभी पार्क जून माओ की चीख गूंजी। गोबलिन चीफ्टन ने उसका सिर पकड़ रखा था और उसका स्टाफ उसके गले पर था। साफ धमकी टोंगी को सरेंडर करने की। टोंगी ने मजबूरी में अपना हथियार गिरा दिया। 2 गोबलिन पीछे से उस पर झपट पड़े, लेकिन टोंगी मुस्कुराया। उसने जादू से एक बंदूक का ट्रिगर खींचा। वह बंदूक पार्क जमाऊ की थी। गोलियों की बौछार सीधे चिप्टन के पेट में लगी। टोंगी बिजली की तरह दौड़ा, गोबलिन के वारों को चकमा दिया। उसका डैगर हवा में सीटी की तरह घूमता हुआ चीफन की ओर गया, लेकिन उसकी मोटी चमड़े की आर्मर पर लगते ही छिटक गया। अब सिर्फ 9% मैजिक बचा था उसे। इससे पहले इस लड़ाई को खत्म करना था। गोबलिन चीफन भागते हुए पोर्टल की तरफ गया, लेकिन टोंगी की नजर उसके गले की मेटल वाली नेकलेस पर पड़ी। उसने तुरंत उसे कंट्रोल किया और गोबलिन को वापस खींच ली। अब उसकी मैजिक सिर्फ 3% बची थी। प्लीज, मुझे तुझे खा जाना है। उसने अपनी आखिरी बची मैजिक झोंक दी। एक ठंडी सी रोशनी रात के आसमान में चमकी और सीधे चीफ्टेन के गले में जा घुसी। उसी वक्त दूर से रोशनी की एक लहर फूटी। फुकरी की होली लाइट। टोंगी ने तेजी से चीफ 10 की बॉडी से एडमामेंटियम निकाला और उसे निगल गया। जब तक सपोर्ट टीम पहुंची, टोंगी एडमामेंटियम खा चुका था। डोंट शूट, मैं हूं सोल्जर टोंगी। आउटपोस्ट 5 से सपोर्ट टीम को उसके नीचे मरा हुआ चीफ 10 मिला, लेकिन पोर्टल अब भी खुला था। यानी कुछ मॉन्स्टर्स अब भी बाकी थे। 4 एफ क्लास सोल्जर मिलकर चीफ 10 को मार दें नामुमकिन, लेकिन घावों की हालत साफ बताती थी टोंगी ने अकेले सबको मारा है। वो स्ट्रेचर पर लेटा था। चेहरे पर एक रुक ना सकने वाली मुस्कान थी। तुमने एक लेजेंडरी आइटम अब्सॉर्ब किया है। तुमने एक रेयर एबिलिटी वेक की है। अब तुम अपने आसपास के हर मेटल को कंट्रोल कर सकते हो। टोंगी कहता है, तुम्हारा स्टील एपरर लौट आया है। 3 दिन बाद टोंगी की कहानी यूनिट में हर किसी की जुबान पर थी। सुना है उस दिन सब मरने की तैयारी कर रहे थे और एक एफ क्लास बंदा अपनी ग्रेट स्वर्ड लेकर सारे दुश्मनों को काट गया। एफ क्लास सीरियसली उधर टोंगी को बुलाया गया। ब्रिटेलियन कमांडर के पास माउंटेन लॉर्ड के नाम से मशहूर वो देश का 166वां रैंक वाला अवेकनर था।
उसके ठीक बगल में खड़ी थी वेलकरी, शैडो समर और सी क्लास की मैजिशियन ली मिंगशी। कमांडर ने सख्त लहजे में पूछा, सोल्जर, क्या यह सच है कि तुमने ऑनर्डर तोड़कर पोर्टल से निकले मॉन्स्टर्स को रोका? टोंग यही जानता था, एक गलत शब्द और सीधे डिटेंशन में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसने सच्चाई से रिपोर्ट दी। ड्यूटी के दौरान मैंने पोर्टल को स्पॉट किया और तुरंत एक्शन लिया। कमांडर थोड़े हैरान हुए। तुम जैसे एफ क्लास को तो पहली ही टक्कर में मर जाना चाहिए था। टोंगी ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुझे याद है, आपने एक बार कहा था कि अगर लो ग्रेड अवेकनर भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से लड़े तो ई क्लास भी एक जॉइंट को हरा सकता है। आपके वही शब्द मेरे लिए प्रेरणा बन गए। एफ क्लास होते हुए भी मैंने वही किया। यह सुनकर कमांडर की आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। तुम मेरे डिप्टी ऑफिसर बनोगे? लेकिन लीमिंगशी ने तुरंत टोक दिया, हमने कभी किसी एफ क्लास को डिप्टी ऑफिसर नहीं बनाया टोंग। जो ध्यान खींचना नहीं चाहता था उसने विनम्रता से मना कर दिया। इसी बीच आउटपोस्ट चहक का आर्चर पूरा किस्सा सबके सामने खोल देता है। ली युवंशी, जो अकेले हाथों से गोबलिन फाड़ने के लिए मशहूर था, उसे यकीन नहीं हुआ कि एक अकेला आदमी पोर्टल मॉन्स्टर्स को रोक सकता है। शायद इस लड़के ने बस बचे खुचे मार दिए होंगे। कुछ ही देर में ली युवंशी खुद टोंगी के सामने आ गया। इतना नाम कमाकर बस इतना वजन उठा पा रहे हो, शर्म आती है तुम्हें? देखकर टोंग ही समझ गया इसका इरादा ठीक नहीं है। अगर अब भी इसे टालता रहा तो फिर से उसी तरह बुलीड होगा जैसे पिछले जन्म में हुआ था। उसने सीधा जवाब दिया, मूड खराब है, लड़ोगे क्या? लियूशी को लगा उसने गलत सुना, लेकिन जैसे ही दोनों बॉक्सिंग रिंग में पहुंचे उसे समझ आ गया, यह लड़का सच में मरने आया है। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर यूनिट का चियन मिंगा थोड़े मायूस था। जिस सोल्जर में इंस्पेक्टर बनने की काबिलियत थी वो छुट्टी पर चला गया। पास खड़े एक सोल्जर ने दिलासा दिया, वो गया है, लेकिन एक और है जो तुम्हें निराश नहीं करेगा। वो था ली यूनशी। जैसे ही मैच शुरू हुआ ली यूनशी ने बिजली की रफ्तार से हमला बोला। एक पल की लापरवाही में टोंग ही रिंग के किनारे तक फिसल गया। लैशी ने तुरंत मौका भांपा और एक जबरदस्त पंच दागा, लेकिन टोंग रोल करता हुआ फिर से रिंग के बीचों बीच आ गया। उसने इशारा किया, जोर से मारो, भीड़ पागल हो गई। लैशी, मैच हार मत जाना, हमने तेरे ऊपर दांव लगाया है। लेकिन ली खुद हैरान था। उसके पैर इतने भारी क्यों लग रहे थे जैसे किसी दलदल में फंसा हो। असल में टोंग उसकी शूज में लगे मेटल को मैनिपुलेट कर रहा था। ली ने मैच रोक दिया। कुछ गड़बड़ है मेरे पैरों में, टोंग बोला। डर के मारे नरम हो गए हैं क्या? ये सुनते ही ली यूंशी का पारा 7वें आसमान पर उसने भूल गया। ये एक बॉक्सिंग मैच है उसकी। डी क्लास एबिलिटी एक्टिवेट हो गई, बॉडी एनहांसमेंट। पल भर में उसका शरीर हुल्क बन गया, पर टोंग की आंखों में डर नहीं था। वह बैल की तरह गुस्सैल और चीते की तरह शांत था। चैनमिंगा उसकी हर मूव को बारीकी से देख रहा था। मजा आ रहा है। भीड़ को लगा टोंग अब गया, लेकिन जैसे ही ली ने अपना ताकतवर पंच मारा उसकी मुट्ठी जैसे स्टील से टकराई, क्योंकि अब टोंग के अंदर थी स्टील ट्रांसफॉर्मेशन, अपने शरीर को स्टील में बदलने की एबिलिटी। ली ने फिर से अटैक किया, लेकिन टोंग नीचे झुका और अपने स्टील बने पैर से उसके घुटनों पर जोरदार किक मारी। ली का बैलेंस गया और वो धड़ाम से गिरा। टोंग ने बिना टाइम गंवाए उस पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन ली भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने टोंग को पकड़कर सीधा जमीन पर पटक दिया, पर टोंग ने अपनी टांगों से ली की गर्दन को ऐसे जकड़ा जैसे कोई अजगर हो। उसका एक हाथ पूरी तरह ब्लॉक था, लेकिन दूसरे हाथ से वो टोंग की खोपड़ी तोड़ने ही वाला था। टोंग समझ गया, ये सच में मुझे मार देगा। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने ली का हाथ झटक कर छुड़ाया और अपनी टांगों से खुद को ऊपर उछालते हुए उस जानलेवा हमले से बच गया। फिर पीछे से ली के गले पर चोक होल्ड लगा दिया। मूव्स एकदम स्मूथ और फ्लूइड थे। भीड़ सन्न थी, लेकिन चियनमिंगा की आंखों में एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। अब तू और भी पसंद आने लगा है, ली युनशी ने हंसते हुए कहा। इतनी ताकत से कुछ नहीं होगा। उसे लगा वह आसानी से खुद को छुड़ा लेगा, लेकिन टोंग ने इस बार स्टील ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कर दी, साथ ही मेटल मैनिपुलेशन से अपनी पकड़ में स्टील का जहर भर दिया। एक भयानक मेटल की आवाज आई। उसकी पकड़ और टाइट हो गई। ली की सांसें घुटने लगीं। सिस्टम ने वार्निंग दी, एक्सेसिव बॉडी मैनिपुलेशन में कॉज फिजिकल डैमेज। टोंग की आंखें सुर्ख हो गईं, नसें फटने को थीं।
पीछे हटने का सवाल ही नहीं। इस बार वह सबक सिखाकर ही मानेगा। रिंग के बाहर ली के साथ ही घबरा गए। सार्जेंट वोशोंगवो, हमें मैच रोकना होगा। ली कभी हार नहीं मानेगा। लेकिन जब सार्जेंट ने टोंग की आंखों में देखा, रोंगटे खड़े हो गए और एक सेकंड को सच में पेशाब निकल जाती। वो आदमी जो टोंग को लंसी के साथ मिलकर बुली करता था, अब डर रहा था। उधर ली युनशी बेहोश होने की कगार पर था। मन ही मन बड़बड़ाया, कमबख्त, मैं इस एफ क्लास कीड़े से हार कैसे गया, और वो भी इतने लोगों के सामने। गुस्से और शर्म ने उसके अंदर की पावर उबाल दी। लाल रंग की भांप उसके पूरे शरीर के चारों तरफ घूमने लगी और एक झटके में उसका शरीर और ज्यादा ताकतवर हो गया। छत तक फाड़ दी। लेकिन टोंग अब किसी जानवर में बदल चुका था, जैसे तेंदुआ शिकार की गर्दन दबोच चुका हो और अब छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। चेनमिंगा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। टोंग जान चुका था, ये ली युनशी की आखिरी कोशिश है, मरने से पहले की पूरी ताकत से किया गया वार। लेकिन टोंग ने परवाह नहीं की। उसने सारा मैजिक झोंक दिया और ली को ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई मशीनी शिकंजा हो। कुछ ही पलों में ली का शरीर ढीला पड़ गया। वो बेहोश हो चुका था। टोंग ने चुपचाप जीत दर्ज की ना। चेहरे पर कोई घबराहट, ना तेज सांसें। लेकिन उसका इनविजिबल ऑरा इतना डरावना था कि बाकी सब खुद ब खुद पीछे हट गए। बस एक पार्क जुन माओ ही उसके पास आया और पूछा, तुम ठीक तो हो ना? टोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर बस वशंग वो पर थी। आंखों ही आंखों में उसे वार्न कर रहा था, बेवजह हरकत मत करना। तभी चेनमिंगा खुद उसके पास आया। छोटी सी बातचीत के बाद टोंग की पहचान कंफर्म हुई। फिर उसने पूछा, सैनिक टोंग, क्या तुम ब्लैक टाइगर यूनिट ज्वाइन करना चाहोगे? और एक विजिटिंग कार्ड थमा दिया। पूरा मैदान हैरान रह गया। ब्लैक टाइगर, वो स्पेशल फोर्सेस यूनिट जो मॉन्स्टर चीफ्टेंस की हत्या और डंजन बॉम्बिंग्स के लिए फेमस थी। लेकिन टोंग ने शांति से इनकार कर दिया। बोला, मैं तो बस एक एफ क्लास प्राइवेट हूं। चेनमिंगा मुस्कुराया, रैंक आम लोगों के लिए सेट होती है, हमें तुम्हारी जरूरत है। टोंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अगर ब्लैक टाइगर ने उसकी ग्रोथ रोक दी तो पूरी मानवता बर्बाद हो सकती है। आखिरकार उसने कार्ड लिया, सोचूंगा। उसी शाम चैनमिंगा डायमंड के ऑफिस पहुंचा। ब्लैक टाइगर यूनिट कैसी चल रही है? डायमंड ने पूछा। थकी हुई सांस लेकर चियनमिंगा बोला, बहुत कमी है लोगों की। डायमंड तुरंत समझ गया, तो तुम चो योंग जून को ढूंढ रहे हो, वो जो इंस्पेक्टर बन सकता था? चियनमिंगा मुस्कुराया, बिल्कुल, लेकिन अब मुझे उससे भी बढ़िया बंदा मिल गया है। शाम ढल चुकी थी। टोंग अभी भी मैदान में ट्रेनिंग कर रहा था और पार्क जुन माओ उसके पीछे पीछे घूम रहा था। अचानक उसने टोंग को गले से पकड़ लिया। पापा, ये सब कैसे हो गया? इतनी जल्दी इतने स्ट्रांग कैसे हो गए? मुझे भी सिखाओ ना प्लीज। दूसरी तरफ डायमंड अंधेरे में खड़ा सब देख रहा था। उसने फोन उठाया। सोल्जर टोंग की सारी प्री एनलिस्टमेंट फाइल्स निकालो। फोन रखते हुए डायमंड खुद से बड़बड़ाया, टोंग, मुझे माफ करना चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा पाना चाहता हूं। अगले दिन डायमंड ने टोंग का पूरा बैकग्राउंड निकलवा लिया। कुछ इलीगल रिकॉर्ड्स भी सामने आए। टोंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन डायमंड ने कोई सजा नहीं दी। उसने बस इतना कहा, तुम वही हो जिसे मैंने चुना है। तभी टोंग ने एक रिक्वेस्ट रखी, मैं एक नया हथियार सेलेक्ट करना चाहता हूं। डायमंड ने तुरंत मंजूरी दे दी। गॉब्लिन इंसिडेंट में उसकी सर्विस के बदले वेल्किरी उसे आर्मरी ले गई, चारों तरफ चमचमाते हुए हथियार। लेकिन टोंग ने उन पर ध्यान नहीं दिया। काफी देर सोचने का नाटक किया। फिर एक जंग लगा हुआ कान से तलवार उठाई। क्लाउड सोड, ये तलवार नमी सोख सकती थी और धुआं छोड़ सकती थी। इसका असली नाम था सोड हिडन इन क्लाउड्स, जिसे वेयर गॉड क्लाउड मास्टर इस्तेमाल करता था। इसकी अल्टीमेट फॉर्म थी लाइटनिंग, आसमान से गिरती हुई शुद्ध मैस्कुलिन एनर्जी। पिछले जन्म में इन लॉर्ड ने इसी तलवार से 16 सेंट की हाइट तक पहुंच बनाई थी। वैल्किरी ने चिढ़कर कहा, मुझे तुम्हारा रिकॉर्ड वैसे ही पसंद नहीं, और अब ये कबाड़ उठाना बेवकूफ़ी है। टोंग ने कुछ प्रैक्टिस स्विंग की और बोला, फील अच्छा है, बस यही ले लूंगा। वह बोल ही रहा था कि पूरे बेस में अलार्म बज उठा। शहर के बीचों बीच एक नया पोर्टल खुल चुका था और उसमें से मंकी मैन बाहर आ रहे थे। हर कोई तुरंत आर्मर पहनने में जुट गया। लेकिन टोंग एकदम शांत था, जैसे उसे सब पहले से पता हो। उसकी ये शांति देखकर वेल्किरी भी थोड़ी इम्प्रेस्ड हुई।
जल्द ही शहर के सारे गिल्ड्स और मिलिट्री यूनिट्स पोर्टल साइट पर पहुंच गए। ब्लू लोटस गिल्ड की महंगी गियर्स और शाइनिंग वेपन्स देखकर कई नए सोल्जर सोचने लगे, डिस्चार्ज के बाद तो यहीं ज्वाइन करना है। उधर टोंग अपने स्क्वाड के साथ मीटिंग कर रहा था। ये जो मंकी मैन हैं ये तेज हैं और जड़ से भरे तीर और गैस अटैक करते हैं, इसीलिए लड़ाई के दौरान हर हिस्सा ढक कर रखना और गैस मास्क जरूर पहनना। बाकी स्क्वाड्स हंसने लगे। सपोर्ट टीम टैक्टिक्स पर मीटिंग कर रही है। क्या तुम लोग फ्रंट लाइन पर जा रहे हो? टोंग का चेहरा गंभीर था। शहर में कई रास्ते हैं, मंकी मैन पीछे से भी घुस सकते हैं, हमें सतर्क रहना होगा, एक सोल्जर मजाक में बोला। अगर ऐसा हुआ तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन टोंग को अपने पिछले जन्म की याद थी। मंकी मैन सीवर के रास्ते रियर यूनिट तक पहुंच गए थे। सब चौंक गए थे। जहरीली गैस से पहले सब पस्त। फिर एक तीर ने टोंग को चुपचाप चीर दिया। मंकी मैन का खंजर उसके ऊपर गिरने ही वाला था कि पार्क जुन माओ बीच में कूद पड़ा। उसने वो अटैक रोका, लेकिन उसी तीर से टोंग की एक आंख चली गई। और जब पार्क जुन माओतोंग का गैस मास्क पहनाने जा रहा था, एक और खंजर उसकी छाती में धंस गया और वहीं उसकी मौत हो गई। यह था टोंग का सबसे बड़ा पछतावा। यही वजह थी कि बाद में स्टील एम्परर हमेशा एक आंख पर पट्टी बांधकर चलता था। अब टोंग गरज उठा, कितना और सुनोगे डिसमिसल्स? ये बैटलफील्ड है, मौत कभी भी आ सकती है। यहां किसी भी चीज को हल्के में लेना बेवकूफी है। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, सीवर में सेंसर्स इंस्टॉल करो। लेकिन पार्क जुन माओ को पीछे रोक लिया। कोई मेरी जगह लेने आएगा? तुम अपनी स्क्वाड को कॉम्बैट जोन से हटा दो। पार्क माओ हैरान था। कॉम्बैट जोन छोड़ना, ये तो डिजर्शन हुआ। तोंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ये मेरी स्ट्रैटेजी है सोल्जर। पार्क जुन माओ, अपने स्क्वाड लीडर के ऑर्डर फॉलो करो। जल्द ही टोंग का ये सेंसर वाला सेटअप लीमिंग सी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुस्से में टोंग पर बरस पड़ा। कुछ बंदरों से निपटने के लिए इतना रिसोर्स बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। ऊपर से हमारे पास ब्लू लोटस गिल्ड का सपोर्ट भी है। अगले 20 मिनट में फर्स्ट बटालियन सब क्लीन कर देगा। तुम्हारा सपोर्ट स्क्वाड तो बस गैस मास्क और सप्लाई देने के लिए है। लेकिन टोंग टस से मस नहीं हुआ। हम तो बस डेप्यूटी कमांडर के ऑर्डर को पूरा कर रहे हैं। पीछे के रास्तों से मंकी मैन को सिविलियन शेल्टर्स में घुसने से रोकना है। उसने ये लाइन इतनी तेज आवाज में कही कि सबका ध्यान लीमिंग सी की ओर चला गया। लीमिंग सी असहज हो गया। डेप्यूटी कमांडर को तुम्हारा आइडिया पसंद आया हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हदें भूल जाओ। बंद करो ये सब। स्टाफ सार्जेंट टोंग उसी वक्त डेप्यूटी कमांडर लिलिथ वहां पहुंची। लेफ्टिनेंट लीमिंग सी, क्या चल रहा है? यहां लीमिंग सी झेंप गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस सपोर्ट टीम के नए लीडर को गाइड कर रहा था। लिलिथ ने सीधे टोंग से कहा, कमांडर ने तुम्हें बुलाया है। टोंग चौंक गया। मुझे अभी तो मंकी मैन कभी भी दिख सकते हैं। लिलिथ ने कंफर्म किया तो टोंग ने उसे भी सेंसर सेट करने में मदद करने को कहा। थोड़ी देर बाद कमोफ्लाज ट्रक में टोंग की मीटिंग हुई, कमांडर डायमंड और चियनमिंगा के साथ। डायमंड ने टोंग को एक स्पेशल मिशन के लिए बुलाया था। फर्स्ट बटालियन को कमांड करना था क्योंकि चो योंगजून छुट्टी पर था। अब टोंग को ही डंजन क्लोज करना था ताकि और मॉन्स्टर्स बाहर ना आ सकें। उधर फर्स्ट बटालियन ने अपना पहला अटैक शुरू कर दिया। एक बड़े वेयरहाउस में घुसते ही उन्होंने फॉर्मेशन बना ली। शील्ड्स आगे थे, पीछे मेजर्स और गनमैन। जैसे ही मंकी मैन चारों तरफ से टूटे, फॉर्मेशन से आग की लपटें फटीं और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मंकी मैन पीछे की ओर धकेल दिए गए। टोंगी की आंखों में शौक था। उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर अब उसका खुद का स्क्वाड मौत के मुहाने पर खड़ा था। उसने रिस्पेक्टफुली मना कर दिया, मैं अब तक लॉजिस्टिक्स में था, मेरी कमांड से फर्स्ट बटालियन खतरे में पड़ सकती है। डायमंड की आवाज ठंडी और दबाव भरी थी, ये तुम्हारा टेस्ट है, हमारी फेथ को साबित करो। तभी कंट्रोल रूम में अलार्म्स चीखने लगे। मंकी मैन कोडन तोड़कर शेल्टर 2 और 3 की ओर बढ़ रहे थे। डायमंड ने कमांड दिया, लॉजिस्टिक्स यूनिट्स प्रिपेयर फॉर कॉम्बैट। लेकिन अब टोंगी चुप नहीं रह सका। सर, मैं समझता हूं ये टेस्ट है, पर मेरे स्क्वाड और फर्स्ट बटालियन की जान किसी टेस्ट से ज्यादा कीमती है। अगर मेरा इनकार मेरे खिलाफ जाएगा तो भी मैं अपनी टीम को मरने नहीं दूंगा। डायमंड ने गहरी सांस ली। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो जो करना है करो, लेकिन सोल्जर, हर ऑनर्डर की नाफरमानी की कीमत होती है। पर सच ये था,
डायमंड पहले ही वेलकरी को टोंगी की स्क्वाड पर भेज चुका था। वेलकरी की सबॉर्डिनेट ने पूछा, यह बैटलफील्ड का सबसे सेफ एरिया है, यहां गार्ड की जरूरत क्यों? वेलकरी ने बस सिर हिलाया। मुझे कमांडर का इरादा नहीं पता, लेकिन ऑर्डर तो ऑनर्डर होता है। तभी उसकी नजर सामने गई। टोंगी पूरी ताकत से चिल्लाता दौड़ रहा था, सपोर्ट स्क्वाड फुल रिट्रीट। और तभी जमीन थरथराई, सीवर में लगे सेंसर एक एक करके एक्टिव होने लगे। पार्क माओ और लिलिथ को खतरे का अंदाजा हो चुका था। अचानक सीवर से हजारों हरे खंभों जैसी जहरीली लपटें उठीं। ग्रीन पॉइजन गैस पूरे लॉजिस्टिक यूनिट को निगल गई। शिट, ये सब मेरी यादों से तेज हो रहा है। टोंगी बुदबुदाया, गैस मास्क तेजी से पहना और अपनी क्लाउड स्वॉर्ड पर पानी डाला। पर अब तक सिर्फ 25% मॉइस्चर अब्जॉर्ब हुआ था। धुंध के पार देखते हुए वो बड़बड़ाया, पार्क जुनमाओ, उम्मीद है तुमने मेरी बात मानी और निकल गए। पर असलियत अलग थी। पार्क माओ पहले ही एक मंकी से भिड़ चुका था, जो गैस का फायदा उठाकर पीछे से हमला कर रहा था। पार्क लड़ते हुए घायल हुआ। तभी मिंगताई भी उस पर टूट पड़ा। तभी मैंने फायरिंग शुरू की। नॉन स्टॉप मंकी मैन थोड़े पीछे हटे और हमारी टीम ने मिंगताई को खींचकर डिफेंसिव पोजीशन तक लाया। पोजीशन पर कुछ बैरियर मैजिक था, पर वो बस थोड़ी देर के लिए। लिलिथ एक कोने में सिकुड़ी कांप रही थी। सी क्लास की हीलर थी, लेकिन ये उसका पहला रियल बैटल था। पार्क ने उसे मोटिवेट करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी एक सोल्जर भागते हुए आया। डिप्टी लीडर, बुलेट्स ऑलमोस्ट खत्म हैं, फायर पावर डाउन है और मंकी मैन चारों तरफ से घेर चुके हैं। माओ ने बाल नोच डाले, भाड़ में जाए। अब क्या करें, मरने का इंतजार। तभी एक ख्याल, अगर टोंग होता तो वो क्या करता? मिंगताई अब बहुत खून बहा चुका था, बेहोश था। सोल्जर्स ने चिल्लाकर लिलिथ को बुलाया, वाइस प्लाटून लीडर लिलिथ प्लीज। लेकिन लिलिथ डर से जमी हुई थी। माओ चिल्लाया, सभी घायल साथियों के साथ पीछे हटो। ये डिजर्ट नहीं, ये कैप्टन का आदेश है। सब कंफ्यूज्ड थे। अगर हम पीछे हटे तो मंकी मैन शेल्टर में घुस जाएंगे। माओ ने घबराहट में कहा, कैप्टन टोंग ने पहले से बैकअप भेजा है, जैसे मैं इशारा करूं भाग जाना। पर वो नहीं जानता था कि टोंग ने कोई बैकअप नहीं भेजा था। वो खुद अकेले लड़ने जा रहा था। पार्क ने अपनी लाइटनिंग एबिलिटी एक्टिव की। उसके हथौड़े से बिजली की एक पतली कांपती धार निकली। दिखने में फ्लैशी, पर असल में बस एक मोबाइल चार्जर जैसी थी। पर जहरीली मिस्ट में चमकती वो लाइट मंकी मैन का ध्यान खींच चुकी थी। माओ ने मौका देख दौड़ लगाई, हैमर लेकर सीधे मंकी मैन की तरफ। उसकी इस डेयरिंग ने टीम को हौसला दिया। बाकी ने फौरन रिट्रीट किया, पर माओ अब घिर चुका था। स्टिल उसे कोई पछतावा नहीं था। अगर टोंग होता वो भी मुझे बिना हिचक बेड बना देता। तभी आसमान से एक तेज रोशनी आई और सामने वाला मंकी फट गया। पार्क गिर पड़ा थका हुआ, पर जिंदा सामने देखा। एक जानी पहचानी शख्सियत खड़ी थी। पहली बार पार्क को लगा, आई एम सेफ। टोंग की क्लाउड सोर्ड पूरी तरह चार्ज हो चुकी थी। धुंध को रोकती उसकी तलवार हवा में चीख रही थी। टोंग ने कहा, तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा किया वाइस कैप्टन पार्क, शुक्रिया कि जिंदा रहे। तभी वो अपनी चाकू की हेल्प से सारे चूहों को काटने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। एंड जैसे जैसे मॉन्स्टर्स मर रहे होते हैं, वो माना स्किल भी छोड़ रहे होते हैं। उनको देखकर ली चिल्ला रहा होता है, क्या बात है, कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। पाक पूछता है, क्या क्या आपका मतलब इन कोबोल्ड से है? ली ये चीज़ भूल चुका होता है कि उसके साथ में पाक भी होता है। इसी वजह से वो ये सब चीज़ें बोल रहा था। बट पाक की आवाज़ सुनने के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वन चूहों की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ है? ली चारों तरफ देख रहा होता है, बट उसको उन लोगों का बॉस नहीं दिख रहा होता। तभी वो लोग पीछे की तरफ जाने लगते हैं, जिसको देखकर ली हैरान हो जाता है और जोर से भागते हुए कहता है, पाक भागो देन, हम लोग देखते हैं सीओ के ग्रुप को, जहाँ पर उन लोगों को टॉक्सिक गैस की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा होता। सीओ कहती है, गैस के बाहर जितने भी कोबोल्ड्स आते हैं उन सभी को तुम लोग खात्मा कर दो। एक भी मनस्टर सिविलियंस तक नहीं पहुंच पाए। सीओ अपना मास्क पहन रही होती है। एक बंदा पूछता है, आप क्या कहीं जा रही हैं? सीओ कहती है, मैं बस कोई चीज़ कंफर्म करने जा रही हूँ। वो सोच रही होती है,
अगर ली को इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता था तो वो अभी पक्का कुछ ना कुछ कर रहा होगा, मुझे अपना शक दूर करना होगा, और वो ये कहने के साथ ही बिल्डिंग से कूद जाती है। देन तभी सीन चेंज होता है बाग के स्कट पे, एंड वहाँ पर सियोना ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। डर उसके ऊपर हावी हो चुका होता है और अभी जो सोल्जर घायल होता है उसको हीलिंग की ज़रूरत होती है, बट सियोना अभी कुछ सुनने तक की हालत में नहीं होती है और अभी वो लोग मिलिट्री बॉक्स में होते हैं। बट उन पर लगातार कोबोल्ड का बॉस अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनका स्पेल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा होता है, क्योंकि बॉस का स्पेल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए उसका स्पेल बैरियर को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर कोबोल्ड्स की पूरी फ़ौज आ जाती है। अपनी फ़ौज को आता हुआ देखकर बॉस काफ़ी खुश हो जाता है और सोल्जर्स की हालत ख़राब हो जाती है। तभी बॉस को एक आवाज़ आती है, ओए चूहे, और हम लोग देखते हैं ये आवाज़ होती है ली की, जो कि कोबोल्ड्स की आर्मी का पीछा करते हुए यहाँ पे आए होते हैं। ली कहता है, चूहे कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्क्वाड पर हमला करने की, और वो ये कहने के साथ ही अपनी नाइफ़ भी थ्रो कर देता है, बट बॉस उसकी नाइफ़ को डॉज कर लेता है। ली अपनी नाइफ़ के डायरेक्शन वापस से चेंज कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है, बट बॉस वापस से उसको डॉज कर लेता है। वो ली के अटैक से बचकर भाग रहा होता है, बट फिर भी ली लगातार उस पर हमला करता जा रहा होता है। तभी बॉस के पीछे जो मटका टंगा होता है, ली अपनी नाइफ से उसको तोड़ देता है और उसमें से एक गैस लीक होने लगती है, जिसकी वजह से बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके एक इशारे के साथ ही सारे के सारे चूहे ली को घेर के खड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर लीडर्स मारने लगते हैं। ली और पाक दोनों ही चारों ओर से डार्ट्स से घिर चुके होते हैं। तभी ली चिल्लाता है, पाक नीचे झुक जाओ, और वो अपनी मेटल कंट्रोल की पावर का यूज़ करने लगता है। डार्ट्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जो कि ली के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली बात होती है, बट फिर भी ली उनको कंट्रोल करने लगता है और जिसकी वजह से उसका कंट्रोल नाइफ़ के ऊपर से हट चुका होता है। ली सारे डार्ट्स को किनारे कर देता है। ली कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये कोबोल्ड मिस्ट तो नाक में दम करने वाला है, क्योंकि ये उनका कमांडर नहीं है, ये खुद से ही उनको कंट्रोल कर रहा है। तब ली अपनी गन निकाल लेता है और बाकी चूहों पे अटैक करने लगता है। वो सोच रहा होता है कि जब तक पार्क मेरे साइड पे रहेगा तब तक मुझे फाइट करने में और भी ज़्यादा मुश्किल रहेगी। ली कहता है, पार्क तुम बॉक्स की ओर जाओ। पार्क कहता है, बिल्कुल, जैसे ही आप सिग्नल दे देंगे मैं वहाँ के लिए निकल जाऊँगा। ली कहता है, कैसा सिग्नल? मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी के अभी यहाँ से निकलो, भागो। तभी वो लोग बॉक्स की तरफ भागने लगते हैं। तभी कोबोल्ड्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ली मेटल कंट्रोल का यूज़ करके उससे बच जाता है। देन ली भी उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कोबोल्ड्स का जो लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बॉक्स में एक स्पेल लगा होता है, जिसकी वजह से कोबोल्ड्स की डार्ट अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं और ली चिल्लाता है, यस, आखिरकार हमने कर ही लिया। पर जैसे ही वो बॉक्स के अंदर देखता है वो हैरान। काफ़ी सारे लोग जख्मी होते हैं। पार्क कहता है, तो हमारा एक सोल्जर बेहोश हो चुका है। ली कहता है, क्या? लेकिन यहाँ पे तो हीलर भी थी और वही आके इंचार्ज थी, आखिर उसको क्या हुआ? तब वो देखता है उस सियोना को, जो कि बिल्कुल घबराई हुई बैठी होती है। ली उससे कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? हमारा सोल्जर मर रहा है। वो जैसे उसकी बंडी ऊपर करता है, वो देखता है कि उसको काफ़ी ज़ोर का पैनिक अटैक आया होता है और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो भी रही होती है। ली सोच रहा होता है, हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हीलर है और वो भी इस टाइम अच्छी हालत में नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो सारे के सारे लोग यहाँ पर मर जाएंगे। ली उसे कहता है, सर्जन चॉइस सियोना, क्या तुम चाहती हो कि हम सभी लोग यहाँ पर मर जाएं? अभी हम लोग यहाँ पर जंग के बिल्कुल बीचों बीच हैं। क्या तुम ज़िंदगी भर तक ये रिग्रेट झेल पाओगी कि तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग मारे गए? आखिर तुम्हें पता भी है ऐसी लाइफ कैसी होती है? इसमें सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही होता है। नहीं, तुम ऐसी लाइफ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगी। और वैसे ही कहते कहते उसको मोटिवेट कर देता है। देन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सियोना अपने सेंसेस में आ चुकी होती है और वो उस बंदे को हील कर रही होती है। ली उससे पूछता है कि सोल्जर की हालत कैसी है। सियोना बताती है, मैंने काफ़ी देर कर दी है, इसी वजह से उसका काफ़ी सारा खून निकल चुका है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उसको बचा ही के रहूंगी। तब ली अपने सोल्जर्स की नाइफ कंट्रोल करने लगता है एंड कहता है, मैं तुम लोगों से ये उधार ले रहा हूँ। पाक उसको देख कर कहता है, कॉर्पोरल ली, क्या आप सच में वो करने जा रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ली कहता है, हाँ, अब उन लोगों को मज़ा चखाने की बारी आ चुकी है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं एक कार को, जिसमें एक लेडी बैठी होती है और फ़ोन पर बात कर रही होती है। उसके कंधे पर एक बड़ी सी मकड़ी चढ़ी होती है और तभी वो अपने ड्राइवर को टा 1 जाने का आर्डर देती है और टा 1 वही जगह है जहाँ पर ली है। तभी हम लोगों को दिखाई जाती है बैटलफील्ड, जहाँ पर ली एक मोशन सेंसर के पास खड़ा होता है और उसके हाथ में क्लाउड ब्लेड होती है और वो साथ ही साथ कुछ नाइव्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है और वो जिस सेंसर पे खड़ा होता है वो बिल्कुल
मिडिल में होता है और ली ने अपनी मनचाही जगह पर सेंसर्स लगाए होते हैं ताकि वो वक्त आने पर उनका इस्तेमाल कर सके। वो कहता है बस एक बार मेरे हाथ में लीडर आ जाए तो पूरा का पूरा खेल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बिहाइंड द सीन वही सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी ली अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड अपनी मेटल डिटेक्शन की स्किल का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसको मॉन्स्टर्स की लोकेशन का पूरी तरीके से ओवरव्यू मिल जाता है। तभी वो अपनी आंखों को खोलता है और मेटल कंट्रोल की स्किल का यूज़ करने लगता है और उसकी अभी मेटल कंट्रोल की लिमिट बढ़कर 3 किलो तक हो चुकी होती है। वो अपने पास के सारे नाइफ्स को यूज़ करता है और 2 से ही कोबोल्ड्स पे अटैक कर देता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छुपे हैं कि नहीं, वो सबको एक-एक करके मार रहा होता है। तभी उसकी एक नाइफ़ बॉस को भी लगने वाली होती है, बट बॉस अपने स्पर का यूज़ करता है और उसकी नाइफ़ को रोक देता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसी की वजह से ली को उसकी लोकेशन का पता चल चुका होता है। वो अपनी सारी की सारी नाइफ्स को वहीं पे फेंक देता है, बट तभी बॉस बहुत ज़ोर से चिल्लाता है एंड अपनी फुल पावर का यूज़ करते हुए उसकी सारी नाइफ्स को रोक देता है। ली कहता है मेरी नाइफ्स मुझे वापस करो, और वो उनको कंट्रोल करते हुए अपनी तरफ खींचने लगता है। बट तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि ली ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इस टाइम जिस फोर्स ने उसकी नाइफ्स को पकड़ा होता है वो ली की कंट्रोलेबल लिमिट से हायर होता है। ली ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो अपनी नाइफ्स को वापस नहीं बुला पा रहा। तभी जो बाकी कोबोल्ड्स होते हैं वो ली पर अटैक कर देते हैं और ली की ओर काफ़ी सारी डार्ट्स आने लगती हैं और देखते ही देखते सारी डार्ट्स ली की बॉडी में घुस जाती हैं। तभी जो कोबोल्ड्स का बॉस होता है वो अपनी आर्मी का यूज़ करके ली के ऊपर अटैक कर देता है। ली कहता है मैं बार बचा। तभी वो सारी डार्ट्स उसकी बॉडी से अलग हो जाती हैं और हम लोगों को पता चलता है वो डार्ट्स ली की बॉडी में नहीं गई होती, क्योंकि ली ने अपनी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी को यूज़ करके अपने हाथों को स्टील का बना लिया होता है और उसी से ही अपनी सारी बॉडी को कवर कर लिया होता है। तभी वो अपनी सारी नाइफ्स को खींच लेता है एंड कोबोल्ड्स की आर्मी पर हमला कर देता है। वो एक-एक करके सारे के सारे चूहों को मार रहा होता है। उसकी नाइफ्स आस-पास इतनी तेज़ी से घूम रही होती है कि वहाँ पर धीरे-धीरे एक टॉर्नेडो बनता जा रहा होता है एंड उसी टॉर्नेडो में सारे के सारे मॉन्स्टर्स खींचते जा रहे होते हैं। इस सब को देखकर कोबोल्ड्स का बॉस बहुत चौंक जाता है। ली उसको देखकर कहता है ओए कोबोल्ड, डार्क मेज तुमसे हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। तभी बॉस वहाँ से भागने लगता है और अपने पेट में लगे हुए मटके से गैस निकालने लगता है और वो उसी तरीके से कैमफ्लेज करके वहाँ से निकल जाता है। पर तभी ली अपनी मेटल डिटेक्शन की स्किल का यूज़ करता है और उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। वो सोच रहा होता है अगर लास्ट टाइम के तरीके में अपनी चाकुओं को वापस उसकी ओर फेंकता हूँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो वापस से मेरी चाकुओं को पकड़ लेगा। मुझे अगला कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो वो भाग रहा था, बट वो अब अचानक से खड़ा हो गया। तभी ली की ओर कुछ अटैक्स आने लगते हैं एंड वो अटैक बॉस ने ही किया होता है। वो अपनी पावर का यूज़ करके ली के पैर को जकड़ लेता है और ज़ोर-ज़ोर से पटकने लगता है। देन वो ली को काफ़ी ऊपर तक ले जाता है और ज़मीन में फेंक देता है। उसको लग रहा होता है कि ली ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह से वो हंस रहा होता है। तभी एक आवाज़ आती है, ओए चूहे इधर देखो, और हम लोग देखते हैं ली सही सलामत होता है। ली कहता है आखिर तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई? एंड हम लोग देखते हैं ली ने अपने लेग्स को स्टील का बना लिया होता है। बॉस अपनी जगह से गायब हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से ली के पीछे आ जाता है। ली उसको नोटिस कर लेता है, बट तभी बॉस उसके ऊपर अटैक कर देता है। ली किसी तरीके से उसको डॉज कर लेता है। तभी ली पीछे घूम जाता है और कहता है आखिर तुम मेरे पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज़ को देखकर मुझे वो पल याद आ गया जब पीछे से वार करके पास्ट लाइफ में मुझे मारा गया था। आखिर तुम्हें पता भी है मुझे पीठ पे वार करने वाले से कितनी नफ़रत है। तब ली अपनी शॉट को उसके ऊपर चला देता है, बट बॉस उसको पकड़ लेता है। तब ली अपने किक को स्ट्रेंथ कर लेता है और बॉस के मुँह पे काफ़ी ज़ोर की लात मारता है। उस किक की वजह से बॉस के पूरे जबड़े टूट जाते हैं एंड वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ली कहता है तुम्हें पता भी है जब से मैं मरा हूँ तब से मैं पीठ पीछे वार करने वालों से बदला लेना चाहता हूँ, और तुम्हें तो ये अपना ऑनर समझना चाहिए कि मैं अपने बदले की शुरुआत तुमसे कर रहा हूँ। देन वो अपनी सारी नाइफ्स को उसके ऊपर छोड़ देता है और उसके अटैक की वजह से बॉस का कीमा बन चुका होता है। तभी ली बॉस के पास जाता है और उसके मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उठाने लगता है। वो अपने ब्लेड को निकालते हुए कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मैं कितने सालों तक रिग्रेट में रहा हूँ। ये जिन डैगर से मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है ये उन्हीं लोगों के डैगर थे जिनको तुमने मेरी प्रीवियस लाइफ में मार दिया था, और ये है पार्क के लिए जिसने
जिसने कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरी जान को बचाने के लिए अपनी जान तक का बलिदान दे दिया था। ये कहने के साथ ही वो ब्लेड को उसके पेट में स्टैब कर देता है। उसकी ब्लेड बॉस के ब्लड को भी अब्जॉर्ब कर रही होती है। वो बॉस का एक वेपन कंट्रोल करते हुए कहता है, अभी इतनी जल्दी भी मत मरना, तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने के लिए। एक और चीज़ है, ये आखिरी चीज़ मेरे उस स्कार के लिए जो कि तुमने मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे फेस में ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दिया था। देन वो बॉस के मत्थे में डैगर डाल के उसके फेस को बीच से चीर देता है। इसी के साथ बॉस का खात्मा हो जाता है। ली कहता है, मैंने एक ऐसे इवेंट को टाल दिया जिसकी वजह से मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ में ज़िंदगी भर रिग्रेट रहा था। बॉस के मरने के बाद उसकी बॉडी से कोई मैडलिन निकलता है जिसको देखकर ली हैरान हो जाता है। ये होता है डेविल्स मैडलिन एंड इसको एक्वायर करने के बाद उसको इन्फर्नो की पावर मिलेगी। वो उस मैडलिन को उठाते हुए कहता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो उसको बिलोंग करता है ना। ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े दुश्मन को नेक्रोमेंसर, उसके पास भी मेरे जैसा ग्रोथ टाइप स्किल है और ये उसी का एक इन्फर्नो की रेप्लिका है। बट मेन सवाल ये है, आखिरकार ये इतनी आसानी से मुझे यहाँ पे कैसे मिल गया, वो भी ओरिजिनल वाला। यहाँ पर ऐसा कुछ तो चल रहा है जिसकी मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं है। तभी वो देखता है टॉ से गैस हटने लगती है और वो बिना वक्त गवाए उस मेडलिन को खाने लगता है। तभी उसके पीछे से एक ठंडी तीखी आवाज़ गूंजती है, ली नवुक, आखिर कौन हो तुम? वो फौरन मुड़ता है और सामने खड़ी होती है सीओ। सीओ को देखते ही ली हक्का बक्का रह जाता है और वो मेडलिन को झट से अपनी जेब में छुपा लेता है। उसकी घबराहट साफ नज़र आ रही थी। तभी वहाँ किसी की एंट्री होती है और हम देखते हैं वो वही लड़की है जिसे कुछ देर पहले हमने देखा था। वो आगे बढ़कर कहती है, बैटल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। वैसे देखो यहाँ पर कौन है, तुम तो पैलेडियन कैप्टन की बेटी हो ना, आखिर तुम कितनी बड़ी हो गई हो। लेकिन ली उसे देखकर चिढ़ने लगता है। सीओ फौरन बोलती है, ये जगह अब मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंदर है, यहाँ कोई भी सिविलियन नहीं आ सकता। लेकिन वो लड़की उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और सीधा ली के पास आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो कॉर्पोरल ली, मैं हूँ ब्लू फ्लावर गेट की सोल अटैक यूनिट की हेड, और हाँ मैं एक ए रैंक प्लेयर भी हूँ। वो पास निकालती है ब्लू फ्लावर गेट का पास। तुम मुझे देखकर हैरान क्यों हो, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? ली मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूं, मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता। तुम वही हो जिसने फ्यूचर में सीओ को मारा था। योहाना। योहाना मुस्कुराती है, तुम्हारे पास अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम ब्लू फ्लावर गेट को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सीओ उसे टोक देती है, यहाँ सिविलियंस अलाउड नहीं हैं, आपको यहाँ से जाना होगा। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से निकलता है एक बटालियन कमांडर। वो चारों तरफ का नज़ारा देखता है, मरे हुए मॉन्स्टर्स और मारा गया बॉस। वो समझ जाता है ये सब ली का ही काम है। वो योहाना से कहता है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपने मदद के लिए ब्लू फ्लावर गेट को भेजा था, लेकिन अब आपको यहाँ से जाना होगा। योहाना कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक काम अभी बाकी है। और वो ब्लू फ्लावर गेट का रिपस्टिक ली को पकड़ा देती है। कमांडर ली को बुलाता है, अब से तुम कोबोल्ड मिशन के स्क्वाड कमांडर हो, जितने भी सर्वाइवर्स हैं उन्हें रेस्क्यू करो और सभी कैजुअल्टीज़ की रिपोर्ट दो, समझे? यस सर, ली जवाब देता है। सीओ जाते जाते ली को घूर कर देखती है, जिससे ली दोबारा हड़बड़ा जाता है। कट टू 1 वीक लेटर। ली ने डेविल्स मैंडोलिन अब्जॉर्ब कर लिया है और उसका कंट्रोलेबल वेट अब 500 ग्राम से बढ़कर 35 किलो हो चुका है। हम देखते हैं ली बाथरूम में बैठा है, पेन से कराह रहा है। उसके पेट में एक ब्रीदिंग रूम बन रहा होता है। उसी वक्त पाक उसे सुन लेता है और कुछ उल्टा सोच लेता है। वो छेड़ता है ली को। ली चिल्लाता है, नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ली दर्द से कराह रहा है। वो बताता है कोबोल्ड मिशन को लोग हल्के में ले रहे थे, इसलिए इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई, और तभी से वो खुद अपनी टीम को ट्रेन कर रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस 2 प्रॉब्लम थी। पहली, सर्जन सायोना, जो बार बार उसके पास चली आती है और उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। दूसरी, कमांडर चाहता है कि ली नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की पोजीशन छोड़कर कमीशन्ड ऑफिसर बन जाए। कोबोल्ड मिशन के बाद उसे ली पर पूरा भरोसा हो चुका है। वो एक ऐसी ड्रीम आर्मी बनाना चाहता है जहां रैंक मैटर ही ना करे, और इसलिए ली को अपने साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन ली सोचता है, आखिर मैं उसके सपने का हिस्सा क्यों बनूं? ली कहता है, मैं वेकेशन में इसके बारे में सोचूंगा। और फिर आता है वेकेशन डे। तब तक ली के पेट में ब्रीदिंग रूम पूरी तरह बन चुका है। अब जब वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, मेटल अब्जॉर्प्शन की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही पेन भी उतना ही होगा। वो खुद से कहता है, मैं अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करूँगा।
इस वेकेशन में मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। वो ट्रेन पकड़ने निकलता है, लेकिन रास्ते में सायोना मिल जाती है। अब दोनों साथ साथ ट्रेन में होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ बोलते नहीं। सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। सायोना कहती है, ये तुम्हारी पहली वेकेशन है ना, फिर जब तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। ली जवाब देता है, जब मैं छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सायोना चुप हो जाती है, उसे बुरा लगता है। ली कहता है, नहीं नहीं, गिल्टी मत फील करो। मैं जब छोटा था तब भी उन्हें बहुत मिस करता था, लेकिन अब मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ और लोग हैं जो मेरे लिए फैमिली जैसे हैं, जैसे फ्रेंड्स, कोवर्कर्स या कॉमरेड्स इन आर्म्स। वो उतरता है अपने होम टाउन के स्टेशन पर। नाम है यो योंगदे पी योंग। हाँ, नाम थोड़ा टेढ़ा है, खुद ही पढ़ लेना तुम लोग। उनकी वेकेशन होती है 4 दिन 3 रातें। ली सोचता है, चाहे वेकेशन छोटी हो, लेकिन मैं पावरफुल बनकर ही लौटूंगा। और उसका सबसे पहला टास्क है पैसा। तभी वो एक बैनर देखता है, ब्लू न्यूट्री ग्रुप का। ली बताता है, इसका बॉस गॉर्डन प्रीसी एक मल्टी ट्रिलियनेयर है, और यही वो था जिसने ली को पास्ट लाइफ में मारा था। ली कहता है, उसने पैसों के दम पर पूरी दुनिया को कंट्रोल किया, और मेरी हार की सबसे बड़ी वजह थी पैसों की कमी। इस लाइफ में उसके जैसा रिच बनना इम्पॉसिबल है, लेकिन जितना हो सके उतना पैसा तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे कभी धोखा ना दे। वो एक बिल्डिंग में घुसता है, सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा होता है, तभी उसे लड़ाई की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखता है, एक सफ़ेद बाल वाला लड़का एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहा है। ली एंटर करता है, दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। सफ़ेद बाल वाला लड़का मुस्कुराता है, क्या बात है, काफ़ी दिनों से नहीं मिले थे, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ली कहता है, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसे इग्नोर करता है और उस छोटे लड़के से पूछता है, युंग कैसे हो, काफ़ी टाइम से नहीं मिले। ली ने वाइट हेयर वाले को इग्नोर कर दिया, जिससे वो आग बबूला हो जाता है। मैंने इस बार तमीज़ से बात की, और तू मुझे इग्नोर कर रहा है, लगता है फिर से मज़ा चखाना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले चखाया था। फ्लैशबैक, ली का बचपन, हवा में चीज़ें उड़ा रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। ये देखकर वाइट हेयर लड़का चिढ़ जाता है, वो ली को पीटना शुरू कर देता है। तू अवेकन नहीं है, अवेकन के नाम पे धब्बा है, अगर खुद को अवेकन बोलेगा तो मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। उसका नाम होता है वांग चुल। ली कहता है, चलो तुम्हें तुम्हारे बचपन के दिन याद दिलाता हूँ। युंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ली कहता है, उसे आने दो। सब चौंक जाते हैं। ली कहता है, अगर औकात है तो मुझे मार के दिखाओ। वांग चुल अटैक करता है, लेकिन उससे पहले कि उसका पंच कनेक्ट हो, ली पावर्स यूज करता है, और वांग चुल चारों तरफ से हथियारों में घिर जाता है। ली कहता है, हो सकता है आज मैं तुम्हें ना हरा पाऊं, लेकिन इतना दर्द जरूर दूंगा कि लगेगा पूरी आर्मी ने तुझ पर हमला किया है। याद रखना, मैं एक क्लोज इन फाइटर के तौर पे भी तुझे ख़त्म कर सकता हूँ। तभी कोई आता है और वांग चुल को बुलाता है। ली सारे माहौल को नॉर्मल कर देता है, माफ़ी मांगने का नाटक करता है, फिर कान में धीरे से कहता है, वांगचुल, सुना है तुम्हें वाइट टाइगर ग्रुप से निकाल दिया गया क्योंकि तू बैटलफील्ड से डरकर भाग गया था, और मुझे ये बात सबको बताने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। सो अभी के अभी डिसअपियर हो जा। सीन शिफ्ट, ली बैठा होता है ह्योंग के साथ। वो कुछ शेयर्स के बारे में बात कर रहा होता है जो फ्यूचर में बूम करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन, वांग चूल अपनी टीम के साथ गार्ड ड्यूटी कर रहा होता है। वो पहले से ही गुस्से में होता है। तभी कोई आदमी आता है और उसे डांटना शुरू कर देता है। वांग चुल बर्दाश्त नहीं करता और उसे जोर का घूंसा मारता है। आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। वांग और भी गुस्से में आ जाता है और बेरहमी से उस आदमी के सिर पर वार करता है, इतना ज़्यादा कि उसके सिर का भरता बन जाता है और रोड तक टूट जाती है। उसकी टीम के लोग डर जाते हैं। वांग चिल्लाता है, तुम सब अभी के अभी ली को ढूंढो, हर मूवमेंट की रिपोर्ट चाहिए। ली, तुम जहाँ भी हो सुन लो, मैं तुम्हारा खात्मा करने आ रहा हूँ।